अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद के नेतृत्व में 8 मार्च को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के सभागार में शानदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान आटो के अध्यक्ष एम विनोद ने स्वागत भाषण दिया। सबको मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूरी एटीओ परिवार की तरफ से सबको शुभकामनाएं। टूरिज्म से रिलेटेड काम पिछले 15-20 साल से प्रशासन के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, मेनलैंड के एसोसिएशन के साथ मिलकर कर रहा है। क्योंकि पूरा देश आज महिला सशक्तिकरण, महिलाओं, तो जिस हिसाब से महिलाएं आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, तो हमने पिछले 1 साल में देखा कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स में भी बहुत फख्र की बात है कि 15 से 20 महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये सब अपने इंडिविजुअल मेंबर्स है, अपनी कंपनी चलाते हैं, तो हमने सोचा इस बार उनको भी सम्मानित करना चाहिए। तो हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हमने ये डिसाइड किया कि कुछ महिलाएं जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको सम्मानित करें। ये आश्वासन दिलाता है कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स अगला साल जो वुमेन्स डे बनाएगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये 15 से 20-40 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टूरिज्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है, उनको जो गाइडेंस, जो सहयोग टूरिज्म डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन हो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रजिस्ट्रेशन, जो गाइडेंस उनको इस क्षेत्र में आने के लिए चाहिए, हमारा पूरा टीम उनके साथ खड़ा है और उनको मार्गदर्शन करेगा। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त डॉक्टर रशीदा इकबाल, एडवोकेट सुपर्णा विश्वास, नाजिया रशीदा और संहिता वेद आचार्य सहित कई प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया। संसाधन व्यक्तियों ने अपने अपने विषयों पर बातचीत की और सभागार में मौजूद महिला उद्यमियों को प्रेरित किया। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार पे घुटने ना टेके, अश्रुओं की धार पे घुटने ना टेके। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले। लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। अब मैं कुछ बेटियों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अपने कविता से आपके समक्ष स्पष्ट करूंगी। मन में सहमती हैं, डरती हैं बेटियां, बेटे हो दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। ये प्रश्न जलनशील सबके लिए है आज, ये प्रश्न मैं सबसे करना चाहती हूँ, ये प्रश्न जलनशील सबके लिए है आज। नित्र प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्र प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। जनता जनार्दन बताएं एक बात आज, जनता जनार्दन बताएं एक बात आज। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। अब मैं बोलूँगी कि बेटियां को क्यों बचाना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या कि क्यों बेटियां कोई, ऐसा नहीं है बेटों को भी, बट we are living in the patriarchal society. Patriarchal society means a male dominated society. मन स्वप्न देखता रह जाए, तन अपनी भाषा कह जाए, हो जाए पुतलियाँ सागर सी नैनों से गागर बह जाए। जब अंदर अंदर से कोई हर दफन राज को खोलेगा, तो अंबर में कंपन होगा, धरती का संयम डोलेगा। लेकिन यदि आप सचेत हुए, लेकिन यदि आप सचेत हुए, पतझड़ पहाड़ हो जाए, तन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा। आभा मंडल बढ़ जाएगा, आभा मंडल बढ़ जाएगा, युग का श्रृंगार हो जाए।
बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। इसलिए आइए हमारे साथ, आइए सोए हुए वात्सल्य भाव को जगाए। मैं चाहती हूँ आप सब ताली बजाएं। इसीलिए आइए हमारे साथ, आइए सोए हुए वात्सल्य भाव को जगाइए। शपथ तुरंत आज सब लोग खाइए, शपथ तुरंत आज सब लोग खाइए। बेटियां बचाना है तो देश को बचाइए, बेटियां बचाइए जी, बेटियां बचाइए। और बेटियां क्यों बचाइए? स्वर लता दे रही है वाकिफ, विष पीती मीराबाई है। पांगनी करे जौहर व्रत को, बलिदानी पन्ना दाई है। लक्ष्मीबाई जीजाबाई है उदाहरण बलिदानों के। चंद्रशिखर बचेंद्री ने काटे हैं कान जवानों के। कल्पना चावला सी बेटी, कल्पना चावला सी बेटी स्वर्णिम इतिहास रचाती है। बेटियां इंदिरा अमर हो जाने में मन मोक्ष द्वार हो जाती हैं। इसीलिए आइए हमारे साथ, आइए इसीलिए आइए हमारे साथ, आइए सोए हुए वात्सल्य भाव को जगाइए, सोए हुए भाव को जगाइए। शपथ तुरंत आज सब लोग खाइए, शपथ तुरंत आज सब लोग खाइए। देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए, देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए। अब इधर बहुत सी मातृशक्तियाँ हैं, उनकी प्रतिनिधित्व करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ अनुरोध करना चाहती हूँ। और यह निवेदन आज ही क्यों करनी है? क्योंकि आज वो स्पेशल दिन है जो लोगों को याद रहेगा। हाँ, ये आज निवेदन था, आज अनुरोध था, जो लोग फॉलो करेंगे। एंड ये स्टिल धीरे धीरे फॉलो हो रहा है। मुझको दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, अब इतना आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। सिर्फ बेटियों को भी मेहमान ना समझा जाए, सिर्फ बेटी को भी मेहमान ना समझा जाए। जय हिंद। I can see a lot of beautiful women here. अच्छा लग रहा है देखकर कि आजकल महिलाएं जो है they are taking all the time to take care of themselves. लोग 20s और 30s के बारे में तो सभी जानते हैं। वो टाइम सभी लोग एक्टिव फील करते हैं, सभी लोग फुर्ती फील करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर विमेन पे बोझ आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, इट इज़ एट द एज ऑफ 40s में फैमिली, अपने पेरेंट्स, बच्चे बड़े क्लास में चले जाते हैं, अपने बदन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ फ़ील होनी शुरू हो जाती हैं। उस टाइम में ख़ुद का ख्याल कैसे रखें, कैसे वो ये देखें। जब भी वो एक महिला अपने आप को आईने में देखती है, वो सुबह से शाम तक भागा दौड़ी में रहती है। कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, कभी फैमिली में मम्मी पापा का ख्याल रखना हो, या कुछ भी ऐसा करना हो। एंड देन व्हेन दे लुक एट देमसेल्व्स बिफोर रिटायरिंग ऑन द बेड, तो उनको समझ में आता है कि उनका फेस डल हो गया है, उनका हेल्थ डाउन हो रहा है, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। 40s एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस वक्त अगर आप अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आगे का जो सफ़र रहेगा, बाकी बचा हुआ जो भी हमारा सफ़र रहेगा, वो बहुत ही अच्छे से बीतेगा। 40s ही टाइम है जब आपका, हमारे सब के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। मेनोपॉज उसी वक्त, प्री मेनोपॉजल स्टेज उस वक्त आता है। वेट मैनेजमेंट उस वक्त मुश्किल हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जल्दी थकान हो जाता है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। मैं क्यों ये सारी चीज़ें गिना रही हूँ? स्ट्रेस तो फिर छोड़ दीजिए, आसमान छूने लग जाता है। कभी बच्चों की बोर्ड के स्ट्रेस, कभी पेरेंट्स का हेल्थ का स्ट्रेस, कभी वर्क और घर को मैनेज करने का स्ट्रेस। बच्चे तभी टीनेज में भी रहते हैं। इन सब चीज़ों के वजह से, स्ट्रेस के वजह से, नींद की पूरे न होने के वजह से बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब चीज़ जो है गड़बड़ाने लग जाता है। और हम अपने आप पर से कॉन्फिडेंस खोने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का कैसे ख्याल रखा जाए, क्या हम करें जिससे कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए? जब मैं आ रही थी, मुझे आने में लेट हो गया, बट आई सॉ लाइक अ ब्यूटीफुल योगा सेशन वॉज गोइंग ऑन, मेडिटेशन सेशन वॉज गोइंग ऑन। खुद के लिए 5 मिनट 10 मिनट वो एकांत निकालना, एकांत का वैल्यू क्या होता है वो महिलाओं से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। कि कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए मिल जाए, कुछ वक्त, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे आधा घंटा का हो, जब पूरी शांति हो और सिर्फ अपने लिए वक्त निकल जाए। तो ये योगा सेशंस, ये मेडिटेशन एक्सरसाइजेज
इन चीज़ों का ख्याल रखना, इन चीज़ों के लिए खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आज वो ज़माना रहा नहीं कि आप अपने आप को ऐसे कुर्बान कर दें फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, कि आप अपने आप को ही ढला दें। आजकल हर कोई प्रेजेंटेबल दिखना चाहता है और ब्यूटी का दूसरा नाम ही औरत है। तो अगर औरत ना खूबसूरत दिखे तो फिर क्या कहने। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि औरतें 40s में ख़ास तौर से अपना बहुत ख्याल रखें, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करें, एक्सरसाइजेज़ में वॉकिंग के अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने रूटीन में डालने की कोशिश करें, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाइए। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर सर्टेन न्यूट्रिशनल थिंग्स जो आपकी लाइफ में अगेन उस एज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त। सिंपली टेकिंग, ज़्यादातर लोग जो है कुछ भी एक मल्टीविटामिन ले लेते हैं और उनको लगता है कि दैट इज़ ऑल, ऐसे नहीं होता है। तो कुछ विटामिन्स हैं जिनका सेवन करना उस एज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा लंबा खड़े रहना, ज़्यादा लंबे देर तक बैठे रहना, ये सब चीज़ें 40s के एज में सभी को अवॉइड करना चाहिए। बराबर अपना हेल्थ चेकअप वगैरह जो है करवाना चाहिए। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन बहुत बड़ा हैसल नहीं है। मैं अपनी क्लिनिक में बैठती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लोग अपने ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराना चाहते हैं, अपने स्किन को बेहतर बनाना चाहते हैं, बट कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो उनके लाइफ का हिस्सा नहीं होता है, उनको काफ़ी एक्सप्लेन करना होता है। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि एक बेसिक स्किन केयर रूटीन से मेरा मतलब कोई बहुत ज़्यादा सीरम्स या बहुत सारा प्रोडक्ट्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मॉइस्चराइजेशन, सनस्क्रीन, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने फेस के लिए, अपने बॉडी के लिए करना चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे मिनिमल इन्वेस्टमेंट जो मैं करूं जिससे मेरी स्किन हमेशा अपना बेस्ट दिखे। 20s में भी हम सन को एक्सपोज रहते हैं, 30s में भी रहते हैं, देन वाई नॉट एट दैट टाइम, क्यों 40s में ही आता है। वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू सी ऑन योर स्किन इन योर 40s, वो इतने सालों के इग्नोरेंस के वजह से डेवलप होके आता है। तो चाहे आप किसी भी उम्र में रहें, सनस्क्रीन यानी कि सन प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजेशन इज़ द बेसिक थिंग। अगर ये दो चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा है तो आई कैन गारंटी यू कि आपको 40s, 50s, 60s भी आप चले जाएं तभी भी आपकी स्किन सबसे बेस्ट रहेगी अमंगस्ट योर एज मेंबर्स। तो हाइड्रेशन में सिर्फ मॉइस्चराइजेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इनफ पानी पीना, पानी का एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे लेना बहुत ज़रूरी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। स्किन केयर रूटीन में सन प्रोटेक्शन के बारे में बताऊं तो कम से कम तो जो है समवन हु इज स्टार्टिंग न्यू एटलीस्ट कोशिश करो कि 30 SPF का सनस्क्रीन लें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मार्केट प्रोडक्ट्स। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि आप फार्मा प्रोडक्ट्स को पिक करें बिकॉज वो बहुत पोटेंट होता है और उसमें जो कहा जाता है कि उसमें इतना SPF है, उसमें बाकायदा रहता है और वो बाकायदा आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी रहेगी, सन प्रोटेक्शन अच्छी रहेगी, मॉइस्चराइजेशन अच्छी रहेगी तो नेचुरली आपका स्किन ग्लो करेगा, आपको अपना बेस्ट रूप देखने को मिलेगा। आजकल तो बच्चे भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं, उनको मम्मी को भी पेरेंट टीचर मीटिंग में लेके जाना होता है तो मम्मी सुंदर दिखनी चाहिए। अगर मम्मी अच्छी नहीं दिख रही है या मम्मी ठीक से नहीं मेकअप करिए तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी प्लीज़ ठीक से आओ, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं आपको। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आज के ज़माने में अपना बेस्ट दिखना ज़रूरत है, इट इज़ नॉट अ लग्जरी एनी मोर। इसीलिए मैंने अपना ये क्लिनिक हमने अपना क्लिनिक ओपन किया है जिसमें हम हर किस्म के ट्रीटमेंट्स आपको देते हैं जो आपको जवान करने के लिए नहीं है बट आपके स्किन को आपके एज के हिसाब से बेस्ट दिखाने के लिए, बेस्ट मेंटेन करने के लिए है। रिंकल्स, चलो पिगमेंटेशन की बात हो गई, व्हाट अबाउट रिंकल्स? रिंकल्स कैसे फॉर्म होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ कोलाजन डिप्लीशन। कोलाजन कैसे डिप्लीट होता है? वो भी सन प्रोटेक्शन ना होने के वजह से ही होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही रहेंगी तो आपका स्किन हमेशा ग्लो करेगा। एंड देयर इज़ वन लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ सेल्फ केयर करना, खुद की केयर करना। बच्चे के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, बच्चे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तब भी जाके मम्मी टाइम निकाल के थोड़ी देर अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा रही है।
दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस। या अपने लिए जाके सनस्क्रीन खरीद रही है या अपने लिए कुछ भी ले रही है, इट्स नॉट सेल्फिशनेस कि आप अपने लिए वक्त नहीं, बच्चों को नहीं देख रहे हो। What I mean to say is taking care of yourself, prioritizing yourself, and especially 40s में खुद को prioritize करना औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Men do not go through lot of hormonal changes. जेंट्स के बॉडी पे इतने हार्मोनल चेंजेस नहीं आते। आपको हड्डियों का प्रॉब्लम, कमर दर्द का प्रॉब्लम, ये सारी टाइप्स की प्रॉब्लम आपको किससे सुनने में आता है? औरतों से सुनने में आता है, बिकॉज दे आर गिविंग बर्थ टू a new human into this world. They are going through their own hormonal phases. तो there are literally एक proper roller coaster ride उनके body के अंदर चलता रहता है. It is very difficult for other people to understand कि what problems women undergo. इसके वजह से osteoporosis जैसे problems होते हैं because of hormonal changes, because of the menopause times and because of all the birth that they give. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन, क्योंकि विमेन आर द वंस हु आर एक्चुअली कैरिंग द बोझ ऑफ देयर हाउस। अपने घर को कंधे पे लेकर चलना, बच्चों को पढ़ाना, घर को मैनेज करना, अपना वर्क मैनेज करना, ये सारी चीज़ें औरतें करती हैं। अगर औरत ही ठीक नहीं रही तो वो घर ही बिखर जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि औरतों को अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का, अपने स्किन का, अपने ब्यूटी का ख्याल रखना चाहिए। इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। एंड खुद के लिए वक्त निकालना, खुद पे पैसे खर्च करना, चाहे वो अपने खूबसूरती पे हो या अपने हेल्थ पे हो, वो कभी सेल्फिशनेस नहीं कहलाता है। वाई एम आई टॉकिंग दिस? बिकॉज विमेन आर डिफॉल्टली गिल्ट ड्रिवन। विमेन आर डिफ़ॉल्टली गिल्ट ड्रिवन। उनको लगता है कि हम कुछ भी करते, अरे यार मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मुझे ऐसे नहीं कहा। मेन आर नॉट गिल्ट ड्रिवन, मेन आर नॉट। विमेन अपने लिए कुछ भी करती है तो द फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट कम्स इन देयर हार्ट इज, शुड आई हैव डन दिस? क्या मुझे करना चाहिए था? दैट्स हाउ विमेन आर वायर्ड इन आवर सोसाइटी। सो स्टॉप बीइंग दैट, बी अ लिटिल सेल्फिश, बिकॉज इफ यू बी अ लिटिल सेल्फिश, you will remain strong and beautiful and composed for your children to support them for a very long time. आप आज अगर बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होके एकदम से अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आजकल बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड सबसे ज़्यादा आज का द मोस्ट डोमिनेंट प्रॉब्लम जो मैंने अपने 11 साल के सर्विस में देखा है वो है मेंटल इलनेसेस। एंड व्हेन आई से मेंटल इलनेसेस, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा टैबू है। 40s के एज में द काइंड ऑफ डिप्रेशन, द काइंड ऑफ लोनलीनेस विमेन गो थ्रू, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड। इसीलिए अपने आप को प्रायोरिटाइज करना। विमेंस डे में मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि खुद को प्रायोरिटाइज़ करिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करिए। बच्चों का ख्याल भी आप तभी रख पाएंगी जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगी। जब भी हम फ्लाइट में बैठते हैं, द फर्स्ट थिंग व्हाट दे से इज़, पहले खुद के फेस पे, मुंह पे आप ऑक्सीजन मास्क लगाइए एंड देन ऑन योर किड्स। वाई इज़ दैट? बिकॉज जब आप फिट रहेंगी, जब आप सही रहेंगी, तभी आप उनका ख्याल रख पाएंगी। सो आई विश all the good health and all the beauties to you, everyone here present here, and I hope कि अब से at least you won't be feeling guilt driven when you try to take out time for yourself or when you try to spend money on yourself. आज हमने थोड़े से ही समय में बेटियों को कैसे सशक्त करें इस पर चर्चा किया है, कैसे स्ट्रेस फ्री हो जाए इस पर भी हमने चर्चा किया, और कैसे अपने आप को सुंदर और स्वस्थ रखें मैडम ने बहुत सुंदर शब्दों में हम सबसे कहा। लेकिन कुछ और भी बातें बाकी है। इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, इस टॉपिक पर आज इस अवसर पर ब्रीफिंग करेंगी एडवोकेट सुपर्णा बिस्वास जी, फॉर्मर लीगल ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, former domain expert of women empowerment in the Department of Rural Development, a well-known resource person of child and women's related act and law. कुछ एक्ट्स है जो लेडीज़ को स्पेशली प्रोटेक्ट करती है, जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम जानते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होने से कहाँ जाना है, किसे अप्रोच करना है, क्या करना है, हम लोग सब जानते हैं, मैं नहीं बोलूँगी। ये एक एक्ट है पुरानी वाली।
फिर क्या, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, हमारे अंडमान में 0 केस है, नील, ऐसा चाइल्ड मैरिज होता ही नहीं है। कुछ अगर चाइल्ड मैरिज के केसेस आते भी हैं वो लोग आउट ऑफ, मतलब हमारे यहाँ के नहीं है, दूसरे स्टेट से चाइल्ड मैरिज करके यहाँ पे आए हैं, अंडमान में नहीं होता। तो ये सब चीज़ के बारे में मैं नहीं बोल रही। इसके सिवा जो भी एक्ट्स है छोटे मोटे, ये दोनों ही मेजर है, बाकी एक्ट्स यहाँ में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेन जिस एक्ट के बारे में बात करूँगी बहुत कम शब्दों में, वो है पॉश एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एट वर्क प्लेस। ये जो पॉश एक्ट है इसको शॉर्ट में पॉश बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एट वर्क प्लेस। इसको विशाखा गाइडलाइंस के तौर पे भी जाना जाता है। तो व्हाट इज़ विशाखा गाइडलाइंस, आप लोग गूगल करने से आप देखेंगे, विशाखा जो है एक बेसिकली एक NGO का नाम है। ये गाइडलाइंस आने से पहले वर्क प्लेस में अलग से प्रोटेक्शन देने के लिए कोई लॉ या एक्ट नहीं था। आपके साथ घर में हो रहा है, देन डोमेस्टिक वायलेंस सोसाइटी में कहीं हो रहा है, आप पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन जहाँ पे आप काम करते हैं आप वहाँ पे सिक्योर ही नहीं फील करते, फिर तो हम काम करने ही नहीं जाएंगे। ऑलरेडी एक जनरेशन पहले अगर देखा जाए बहुत कम महिलाएं जो काम करती थी, और उससे भी एक जनरेशन पहले देखा जाए हमारी दादी नानी का टाइम में बहुत रेयर लेडीज़ है जो काम पे जाती होंगी। अब तो हम लोग सभी किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग वो सब ओवरकम करके आगे आए हैं, खुद को प्रूव किया है, किसी न किसी काम के साथ जुड़े हुए हैं, फिर जहाँ हम काम करने जाते हैं वहाँ हम सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, तो किसी एक स्टेज में जाके काम छोड़ देंगे। इसमें लॉस सिर्फ उस महिला का नहीं है, उनका फैमिली को ही सिर्फ नहीं है, सोसाइटी को, देश को भी है। ये जो GDP है उसमें भी जो है इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि एक ह्यूमन रिसोर्स जो है जिसको काम आता है, सब कुछ आता है, वो इस तरह का प्रॉब्लम की वजह से काम छोड़ रही है। इसीलिए ये एक्ट बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता रही थी विशाखा गाइडलाइंस जो है, विशाखा मेनली एक NGO का नाम है। 2013 में एक्ट आने से पहले वर्क प्लेस में एक लेडी के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट, गैंग रेप हुआ था। राजस्थान वर्सेस भवरी देवी केस, आप लोग कभी भी फ्री रहने से इसको सर्च करके देख सकते हैं। जो भवरी देवी है वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी और उन्होंने एक चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में आवाज़ उठाया था। चाइल्ड मैरिज, 1 साल की बच्ची की चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं राजस्थान में। उन्होंने क्योंकि इसको प्रोटेस्ट किया था, ज़्यादा पुराना भी टाइम नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले का बात है, राजस्थान में ये सब कॉमन है। तो उन्होंने जो आवाज़ उठाया था और इस चाइल्ड मैरिज को उन्होंने बंद करवा दिया था। तो वो जहाँ पे काम करती है वहाँ में, मतलब उनके साथ में काम करने वाले लोगों ने उनका गैंग रेप किया था। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है। इसके बाद में बहुत कुछ हुआ, बहुत चर्चा हुआ, बहुत लोग आगे आए। उसके बाद में जो ये है विशाखा, ये जो NGO है, ये मेनली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की। उसके बाद में ये पॉश एक्ट तैयार किया गया, कुछ गाइडलाइंस दिया गया, जो एम्प्लॉयर है एंड जो एम्प्लॉई है उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ को समझाते हुए ये जो है एक्ट सामने आया है, पॉश एक्ट। अब इसमें क्या है, वर्क प्लेस, हम लोग वर्क प्लेस मतलब क्या समझते हैं, जहाँ पे हम लोग काम करने जाते हैं। अब वो कोई भी जगह, ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही काम करें, आप किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट, कोई NGO, कोई रिसोर्स, कोई ऐसा होटल में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ में 10 या मोर देन 10 लेडीज़ काम करना चाहिए। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट या गवर्नमेंट, जहाँ में 10 और मोर देन 10 फीमेल काम करते हैं, वो लोग जो है एक कमिटी फॉर्म करना है उन्हें अपना इंस्टीट्यूशन में। वो कमिटी क्या है, ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, एंड इट्स मैंडेटरी, आपको करना ही है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मैंडेट कर दिया है कि ऐसे सभी इंस्टीट्यूशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी रहेगी। रिसेंटली हमारे अंडमान में DC साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दे दिया। अभी आप लास्ट मंथ का ही कोई न्यूज़पेपर में आया था जिसमें बोल दिया गया है छोटा छोटा होटल, रेस्टोरेंट, जहाँ भी 10 या मोर देन 10 लेडीज़ काम करती है, उन्हें ये कमिटी जो है कंस्टिट्यूट करनी है। क्या कमिटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उनके वहाँ में ये कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं है तो वो ज़रूर इस कमेटी को कंस्टिट्यूट करें। हमें ये देखना है वो कमेटी से फॉर्म नहीं होना, कमेटी जो है फंक्शनल भी होना है, और ये होना ही है, और इसका रिकॉर्ड तैयार करना है। हमें ये नहीं सोचना हमारे इंस्टीट्यूशन में सब कुछ ठीक है, कोई एलिगेशन ही नहीं है किसी के अगेंस्ट में, फिर क्यों कमेटी नहीं, ये मैंडेटरी कर दिया गया। आपको कमेटी तैयार करना है, आपको क्वार्टरली उसकी मीटिंग भी करनी है, और आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करना है, इसका रिपोर्ट्स बना के रखना है, मिनिस्ट्री में भेजना है। आपको डायरेक्टली नहीं भेजना है, ईयरली आपको इसका सबमिट करना है। अब क्या, कैसे बनेगी कमेटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन की जो सीनियर लेडी रहेगी, कोई लेडी ऑफिसर जो थोड़ी सीनियर है,
उनको जो है इनका हेड बनाया जाएगा आईसीसी कमेटी की। इसके बाद कोई भी 2 एम्प्लॉय मेल या फीमेल उनको मेंबर बनाया जाएगा। ये हो गया 3 जन। फिर 1 जन एक्सटर्नल मेंबर रखा जाएगा जो कि उस इंस्टीट्यूशन के नहीं है, बाहर कहीं के है। वो एक्सटर्नल मेंबर को आप कैसे लेंगे? शी मस्ट बी ए लेडी। वो कोई एडवोकेट हो सकती है लॉ बैकग्राउंड से, या फिर किसी एनजीओ की मेंबर हो सकती है। और अगर एडवोकेट है और एनजीओ से जुड़ी है तो फिर तो बहुत ही अच्छा। तो ये एक्सटर्नल मेंबर को मेनली क्यों लिया जाता है? ये मेंबर जो है उस कमेटी का कोई हिस्सा नहीं है, तो वो जो है बायस्ड नहीं रहेगी, पार्शियल नहीं रहेगी। वो बाहर की है तो वो जो इम्पार्शियल ऑर्डर डिसीजन जो है देने में हेल्प कर सकती है। अब क्योंकि डीएम के पास ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस, उन लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो ही हेड बने, वो किसी को इस चीज़ का चार्ज दे सकते हैं। एडीएम साहब, एसडीएम साहब, या किसी नोडल ऑफिसर बना सकते हैं। कोई एक सीनियर लेडी को नोडल ऑफिसर बना सकते हैं। फिर कोई 2 जन को वहाँ भी मेंबर रहेगा और वहाँ भी एक सोशल वर्कर आउटसाइडर उनको मेंबर बनाया जाएगा। तो ये कमेटी जो है लोकल लेवल कमेटी, और इंस्टीट्यूशन के अंदर में जो रहेगा वो इंटरनल कंप्लेन कमेटी। तो किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी व्यवहार होता है, हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलने के लिए झिझकते हैं, क्यों, ये क्या है, अवॉइड करना चाहते हैं। नहीं, हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब ज़रूरी नहीं सिर्फ रेप हुआ, हम रेप समझते हैं, मोलेस्टेशन समझते हैं, ये ईव टीजिंग। इसके सिवा भी बहुत तरीके का हैरेसमेंट इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि फ्री हो के हम लोग काम कर सकें। ऐसा एक जगह जहाँ आप मेंटली आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो, आप कंफर्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप आते जाते कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय आपके साथ में काम करता वाला सबके सामने अच्छा बिहेव करता है, जब आप अकेले में हो कुछ बैड कमेंट्स कर रहा है, या आपको कोई व्हाट्सअप मैसेजेस भेज रहा है, अब आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, क्या बताए, लोग मुझे गलत समझेंगे, एक स्टिग्मा लग जाता है, कोई बताना नहीं चाहता। ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। आपका बॉस समझिए आपको अपने चैम्बर में बुलाता, अपने केबिन में बुलाता काम के लिए, उन्होंने अपने बैकग्राउंड में एक वल्गर सा फोटो लगा रखा है, आप डिस्टर्ब होंगे ही, आप नहा चाहते हुए भी। या फिर कुछ ऐसा चला रखा है, कोई पोर्नोग्राफी, कोई मोबाइल में कुछ ऐसा वीडियो चला रखा है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप कैसे काम में कंसंट्रेट करेंगे? एंड यू नो ही इज़ डूइंग दैट इंटेंशनली, वो जानबूझ के कर रहा है। उन्हें पता है आपकी कमज़ोरी कि आप कंप्लेन करने नहीं जाओगे। बहुत तरह का प्रेशर रहता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डेली रेटेड लेबर्स और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल, इन लोग क्या सोचते हैं, मुंह खोलेंगे और एक्सटेंशन ही नहीं मिलेगा, नौकरी जाएगी। उनको डरा के रखा जाता है, हमारे हाँ में हाँ मिलाओ, हम बुलाते हैं, आओ आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। जॉब सिक्योरिटी, उनको घर चलाना है। बहुत तरह का मेंटल प्रेशर से हम सब लोग गुजरते हैं जो जहाँ में काम करता है। ऐसा नहीं है कि सारे इंस्टीट्यूशन ख़राब हैं, पर यह भी नहीं है कि सारे इंस्टीट्यूशन को वर्कर्स अच्छे हैं। बहुत जन अच्छे हैं, मैक्सिमम अच्छे ही हैं। हम लोग सेफ वर्क एटमॉस्फेयर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जगह भी है जहाँ में ये सब होता है। तब लोगों को पता नहीं, उनको एक ही पता है कि हाँ हमें पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करना है। ये एक बहुत कोई ये चीज़ को फेस नहीं करना चाहता। इंटरनल कंप्लेन कमेटी में अगर आप कंप्लेन करोगे तो क्या है, आपका नाम कहीं पे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, कंप्लेन करते वक्त थ्रू आउट द प्रोसीजर, इवन जब इसका ऑर्डर भी, डिसीजन भी ले लिया जाएगा, ये नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा। जिसने कंप्लेन किया ना उसका नाम, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन था, जो एक्यूज्ड है, ना उसका नाम कभी भी नहीं होगा। ये उनके डॉक्यूमेंट उनके पास ही रह जाएगा। अब क्या सिंपल सा क्या स्टेप है, आप जाके लिखित में कंप्लेन कर दीजिए। अब आप कब कंप्लेन करेंगे? जब भी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है विदिन 3 मंथ्स। ऐसा नहीं कि आज हुआ है आप जाके 2 साल बाद कंप्लेन करने वाले हो, कुछ नहीं होने का, आपका कंप्लेन लिया ही नहीं जाएगा। आपको 3 मंथ्स, आप इमीडिएटली कर सकते हैं, जिस दिन हुआ उसी दिन। लेकिन कई जन मेंटल ट्रॉमा में आ जाते हैं, अनकंफर्ट फील करते हैं, सोचते हैं क्या करें, फाइनली वो डिसीजन लेते हैं नहीं मैं कंप्लेन करूँगी, नहीं तो उनके लिए वो एटमॉस्फेयर में काम करना दुभर हो जाता है, फिर वो जाते कंप्लेन करने। तो मैक्सिमम आप 3 मंथ्स टाइम ले सकते हो। किसी को अगर 3 मंथ्स भी क्रॉस हो गया लेकिन अब उसे कंप्लेन करना है तो उनको रीज़न दिखाना होगा, स्पेसिफिक कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न जिस वजह से विदिन 3 मंथ्स वो कंप्लेन नहीं कर पाए। देन उनको जो है रिटर्न में इस चीज़ देना होगा, और अगर वो एक्सेप्ट करने लायक है तो उनको और 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। मतलब ऑल टुगेदर 6 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लेन करनी है। जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन है उनको नोटिस जाएगा, उनको 10 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम 10 डेज़ में उनको रिप्लाई देना है। ज़्यादा जितना टाइम देंगे वो एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकता है, वो डरा सकता है, वो इंस्टीट्यूशन छोड़ के भाग सकता है, आइलैंड छोड़ के भी जो भी है स्टेट छोड़ के जा सकते हैं। तो उनको 10 डेज़ टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है इंक्वायरी होगी।
मैक्सिमम 90 डेज़ में इंक्वायरी कंप्लीट की जाएगी एंड कंप्लीट करने के बाद 10 डेज़ में जो भी उनका ऑर्डर है वो है दोनों पार्टी को बता दिया जाएगा। इसमें सबको बुला के जैसे हम लोग यहाँ बैठे ऐसे मीटिंग का तरह सबको बता रहे इसने ये किया फिर ये, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इंटरनल कमिटी, उनका एक्सटर्नल मेंबर एंड दोनों पार्टीज़, सब कुछ उनके बीच में। और ऐसा भी एक ऑप्शन है, अगर कोई छोटा मोटा एलिगेशन है, जैसे ड्यूटी आवर्स के बाद ये मुझे डिस्टर्ब करता है, मुझे बार बार कॉल करता है, मुझे अपने गाड़ी से घर ड्रॉप करना चाहता है, जो कि थोड़ा सा माइनर टाइप का एलिगेशन है, ऐसा कुछ है, और अगर जिसने कंप्लेन किया वो रेडी है एक नेगोशिएशन के लिए, तो कंप्लेन को विड्रॉ करके दोनों पार्टी को आमने सामने बिठा के ये प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जा सकता है। अंडमान द्वीप समूह के इतिहास, विरासत और कला एवं संस्कृतियों में अटूट जुनून और गहन विशेषज्ञता के साथ उन्होंने इस क्षेत्र को आकार देने में लगभग उन्होंने 3 दशक बिताए हैं। प्रतिष्ठित सेल्युलर जेल के साथ उनका उल्लेखनीय जुड़ाव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में उनकी समर्पित भागीदारी द्वीपों के ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में सहायक रही है। डॉक्टर रशीदा इकबाल के उल्लेखनीय योगदान ने अंडमान में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रकाश डाला है। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा प्रकाशित उनकी एक मौलिक पुस्तक अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन अंडमान हुज हु उनके अमूल्य योगदान का प्रमाण है। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों से परे डॉक्टर इकबाल एक सुलझी हुई एंकर, कवित्री, नाटककार, रेडियो और टीवी की कलाकार भी है। मैं अनुरोध करती हूँ यहाँ आए और आज इस खास मौके पर 2 शब्द हम सबके बीच साझा करें। हमेशा लोग सिर्फ टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ही काम करते रहे थे, लेकिन ये जो काम करवाया उन्होंने इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये बहुत अच्छी बात है। और टूरिज़्म सेक्टर में जो वुमेंस हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छा एक प्लेटफॉर्म आज मिला है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। और मुझे तो बहुत हैरानी हुई ये देखकर कि वुमेन लाइफ गार्ड और डाइव मास्टर, रियली ग्रेट। ये मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र था, ये सब मेल डोमिनेटेड फील्ड है ना, जब मुझे तो हम लोग चारों तरफ पानी से घिरे रहते हैं, लेकिन पानी से डर लगता है मुझे तो। लेकिन मुझे मतलब मेरे लिए भी आप एक इंस्पिरेशन हो, और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग को, आज आप लोग को देखकर, आप लोगों से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी कुछ अभी डाइव करने का या फिर कभी सोचूंगी, जब आप डाइव मास्टर हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं डाइव का मतलब आनंद ले सकूँ ना। और दूसरी एक बात और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एक फील्ड है अभी भी जिसमें टूरिज़्म को एटीओ को काम करना है, और वो है टूरिज़्म में ही, आर्ट एंड कल्चर में, टूरिज़्म में जो हमारी इतनी समृद्ध और ख़ूबसूरत विरासत है अंडमान निकोबार की, इस फील्ड में लेडीज़ को आगे लाना। यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ कि आज का दिन चाहे हो या वुमेन एम्पावरमेंट की बात जहाँ हम करें, तो जैसे मैडम ने भी बताया था कि वुमेन तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, तो हाँ, हमारे लिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना ये कोई होड़ नहीं है, आदमियों से, मर्दों से कोई होड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हम कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं उनके साथ कि हमको आपसे भाग के आपसे आगे निकल, कोई रेस नहीं है, हमको आपसे आगे निकलना है। आगे नहीं निकलना, साथ चलने में जो मज़ा है वो आगे निकलने में नहीं। तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं हम, कोई भी हो, हमको साथ चलना है, हमको यही बोलना है कि हमें साथ ले चलो। हम जो तुमसे थोड़ा पीछे हैं, बस हमको मौका दो कि हम तुम्हारे साथ आए, बराबर में आए, हम तुम्हारे बराबर में, कंधे से कंधा मिलाकर हम जिंदगी का सफ़र और बाकी हर मोड़ पे हम अपना सफ़र ऐसे करें। दिन पर हमारे बीच में आए। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने पर्यटन उद्योग में उनके योगदान के लिए द्वीप समूह की सफल महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मानित की गई महिलाओं में वाटर स्पोर्ट्स की गाइड, जीवन रक्षक, कायाकिंग प्रशिक्षक, ऑटो चालक, गोताखोर प्रशिक्षक, चातम से पर्यटक गाइड, ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षक, होटल व्यवसायी और जेट्टी संचालन कर्मचारी शामिल थे।
हैं 9